सर, हमने इससे पहले आपको विसर्ग के बारे में बताया और उससे पहले हमने आपको हिंदी में संयुक्ताक्षर, अनुनासिक, अनुस्वार, हल चिन्हों का प्रयोग ये बताए हैं। तो उनका विस्तृत वर्णन, विस्तृत जो अध्ययन है वो हम इस श्रृंखला में करेंगे। अब हमारा आज का जो विषय है वो है हल का चिन्ह। क्या है? हल का चिन्ह, अर्थात हल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। आपके पास कुछ शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखिए जरा, मिलाइए जरा, दिखा दीजिए। चिन्ह, ब्रह्मा, बुढ़ा, विद्वान, जगत, ये हलंत है जगत में। राजन हलंत है, इसमें हमने विद्वान को ऐसे लिखा है, बुढ़ा, ब्रह्मा, चिन्ह। आप सब शब्दों को देखिए। अब आप जरा एक बार, विद्वान बी का हमने ऐसे लिखना चाहिए था, देखिए इसको इसीलिए छोड़ा गया है वी, ताकि शब्द स्पष्ट हो। विदो वा नो, ये विद्वान, इसको हलंत भी लगाते हैं। अब देखिए, जब संस्कृत के शब्द का पूर्ण रूप से प्रयोग होता है तो वहां पर शब्द के पीछे लगता है हल। अब जब ये पीछे लगता है तो ये हल और हलंत में अंतर यही है, हल अंत, हल अंत, अंत में हल लगेगा तो उसको हलंत कहेंगे। अन्यथा इसका केवल शब्द जो शुद्ध होगा वो होगा हल, हल का प्रयोग। अधिकांश लोग कहते हैं हलंत का प्रयोग, हलंत लगा दो, हलंत लगा दो। नहीं, हलंत यहाँ इसीलिए मैंने ये लिखे शब्द जगत और राजन। देखिए, जब पीछे से जब लगता है, जैसे परिषद में लिखा था मैंने कल, जगत राजन, ये हो हल का अंत और यहाँ बीच में है, ये ध्यान लगाने की बात है। अर्थात जब व्यंजन के नीचे लिखा हुआ हल चिन्ह होगा तो उस व्यंजन के स्वर रहित होने का बोध होता है। ये स्वर रहित अर्थात स्वर का लोप, स्वर नहीं है उसमें, अथवा अक्षर को शुद्ध व्यंजन है वो, उसमें स्वर का जो है प्रयोग नहीं हुआ है, तो हल चिन्ह इसको कहा जाता है, न कि हलंत। व्यंजन के नीचे लगा अगर हल होगा तो उसको व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है, और यानी कि व्यंजन विशुद्ध रूप से है। क्या है वो? विशुद्ध रूप से। क्या है? शुद्ध व्यंजन, व्यंजन है। इस तरह जगत या हलंत शब्द कहा जाएगा, जगत को कहा जाएगा, ये तो जगत को कहा जाएगा, इधर दिखा दीजिए, जगत को कहा जाएगा, राजन को कहा जाएगा, ये हलंत शब्द कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये हलंत। तो जब हलंत व्यंजनांत, व्यंजन के अंत में जब हल लगेगा तो व्यंजनांत होगा। क्या होगा? व्यंजनांत। ये स्वरांत नहीं, यहाँ स्वरांत है, यहाँ स्वर का अंत हो जा रहा है, यहाँ स्वर को लोप करके शुद्ध व्यंजन का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ व्यंजन अंत में रह रहा है तो व्यंजनांत हो जाएगा। क्या है? ठीक है ना। जगत जो है ये हलंत शब्द कहा जाएगा और इसमें जो शब्द होगा व्यंजनांत हो जाएगा, स्वरांत नहीं। अब दूसरी बात चलते हैं इसके हम, कि किस पर ये नीचे से ज्यादातर लगता है। वो हमने देखा है कि अक्षरों की बनावट पर जाते हैं। सबसे पहले हम अक्षरों की बनावट पर जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ऐसे हम जानते हैं। यहाँ आता है अंग, फिर च, छ, जो, झ, यहाँ आता है यो, ट, ठ, ड, ढ, यहाँ आता है अणो, त, थ, यहाँ आता है नो, फिर प, फ, म, प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा जो हमारे पास शब्द हैं वह है य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, श, त्र, ज्ञ। ये दिख रहे हैं आपको। अब हलंत का जो हलंत जिसको आप कह रहे हैं, हल का प्रयोग था, ये कहाँ लगेगा? स्पष्ट दिख जाता है जब अक्षर के नीचे, जब जिसमें पाई न हो। क्या न हो? पाई, ये वही पाई है, ये पाई न हो जिसमें, ये वाला दिखाई दे रहा है, दिखाइए इधर, ये पाई न हो। मोबाइल छोटा होता है, बच्चे देख नहीं पाते हैं, इसको इधर दिखाइए,
क, जिसमें ये पाई होती है जी, ये क पर भी लगेगा, ख पर भी, ग पर भी, सब पर होता है। इनमें तो दिक्कत नहीं होती है उतनी, लेकिन इसमें तो है। लेकिन इसमें ये ट, ठ और अंग, फिर ह, इन वर्णों के आने पर इनमें हमेशा हल चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। यह आप ध्यान लगाएंगे किसमें विशेषकर हमें हल चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे ट पर लगेगा, ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ और ङ, ये, और च वर्ग में छ, अंगों पर माना आवश्यकता पड़ गई, छ पर आवश्यकता पड़ेगी, ह, ये, क्योंकि इनमें पाया नहीं है, इनमें ये पाया नहीं है, ये वाला ये नहीं है पाया, इन अक्षरों में पाया, तो इनमें तो आपको हल लगाना ही लगाना है। आ गया समझ में? इतना ये ध्यान रखना है। जैसे आपने चिह्न लिखा, हमने लिखा इसीलिए लिखे शब्द पहले, अब ये चिह्न, ब्रह्मा, बुढ़ा, ये इनको देखिए, इन तीनों को ये इसीलिए लगाए गए हैं ताकि आप समझ जाएंगे जल्दी से, उसको आपको सुगमता होगी सीखने में। तो इनमें अब जब माना आपको कभी प्रयास ये करना चाहिए कि हल चिह्न का प्रयोग करने से बचा जाए। कब कैसे बच सकते हैं? जैसे इसको हम मिटा रहे हैं, जरा पॉज कर दीजिए ना। अब कहाँ कहाँ बचना चाहिए? जैसे हलंत का कह रहा हूं, हल का नहीं, हल तो बीच में आपने लगाना ही है, ब्रह्मा में लगाना है, आपने बच्चों को द्वारा बताना है, चिह्न बताना है। लेकिन हलंत जो पीछे से लग रहा है, जैसे जगत में अभी लिखा था हमने, राजन लिखा था, तो ये कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है और कहाँ नहीं करना चाहिए, या हमको सरलता से, मैंने पहले बताया हिंदी को सरल, सहज और शुद्ध, इन तीनों का ध्यान रखना है। शुद्धता, सरलता और सहजता। तो इसमें जैसे हम लिखते हैं प्रागैतिहासिक, एक शब्द है प्रागैतिहास, ये अब प्रागैतिहास, प्राग इतिहास। अब यहाँ बच्चा पक्का कहेगा, प्रागैतिहास में बच्चा कहेगा कि प्रागैतिहास, ये प्राग धन इतिहास होगा, बच्चा कहेगा प्राग धन इतिहास होगा, कह सकता है छात्र। तब यहां पर इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमको हलंत लगाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा प्राक है, प्राक इतिहास, ये ऐसे। ये छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। जैसे वाग्देवी, क्या लिखना है? वाग्देवी, देवी, क्या हो जाएगा? वाक देवी। तो इसका प्रयोग तभी किया जाए, अर्थात प्रयास करना चाहिए कि वाग्देवी स्पष्ट लिख दिया जाए, बच्चों को बता दिया जाए बस, कि या किसी को भी बता दिया जाए। जैसे सतजन, सज्जन, सज्जन लिख दिया जाए, स्पष्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको सज्जन करने में तो को हलंत करना पड़ेगा। तो हलंत का प्रयोग कम से कम हो। कुछ चीजों में होता ही है, लगाना पड़ता है। जैसे भगवन है, सत साहित्य है, साक्षात्कार में है, जगत में है, तेजस है, या विद्युत है ना, इनमें। लेकिन तत्सम शब्दों के जो संबोधन होते हैं, जब तत्सम शब्दों के संबोधन होते हैं, जैसे सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान, अब ये संबोधन है माना, तो ये श्रीमान ऐसे लग जाएगा, ये सेवा में श्रीमान। हे राजन, ये हे राजन, ये हे राजन, ये हे राजन, हे राजन। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। दिखा दीजिए एक बार। हे राजन, हे भगवान, ये यहां पर लगा देंगे हम। हे विद्वान, अरे विद्वान, ये नहीं तो ये नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो है विशेषण, विशेषता लगाते हुए, प्रत्यय लगाते हुए, राजन का राजनो, महान होता है, महान एक शब्द, ये नो, महान। अब महान अंत में हलंत अंत होगा, तब कब तक खाली इसी का प्रयोग, महान, बड़े महान, ये। लेकिन महानो, विद्वानो, महानता, विद्वता, तो हमने इन शब्दों को अब प्रत्यय रूप में और उसके विशेषण के रूप में प्रयोग, तो इसको हम
महान लिखेंगे, विद्वान लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। महान विद्वान आदि, हिंदी में अब महान से महानता हो जाता है, विद्वान से विद्वानों हो जाता है, तो इसका छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। फिर कभी कभी शब्दों के जो व्यवहारिक उपयोग है उसके लिए, उसमें जो है व्यवहारिक उपयोग में हमको व्याकरण के दृष्टि से संधि कराने के लिए ये हल का प्रयोग या हलंत का प्रयोग दोनों का करना पड़ता है। जैसे उज्ज्वल बताया हमने, उत्धन जल उज्ज्वल है ना, और उत्नयन उन्नयन। हम आप जानते हैं, मैंने संधि तो बताई नहीं है इसमें, लेकिन संधि का अभी जैसे उसमें बताया था हमने, दुस्साहस दुर्धन साहस, या क्या क्या बताए थे अभी आपको बताए थे ना, क्या क्या बताया था बताओ तो, निस्संदेह बताया था, निसंतान। तो हम सबका ऐसे यहाँ पीछे का जो वर्ण है वो वर्ण लग जाता है। जैसे हमने कहा उत धन नयन, क्या कहा हमने, उत नयन, उत नयन, तो हट जाएगा, उन्नयन हो जाएगा, बस ये इस प्रकार से इसका हमने प्रयोग करना है। ये सीखने की बातें हैं। उतलास, तो हट जाएगा, लौ पर लौ, उल्लास। तो अर्थ की दृष्टि से जब ये उपयोगी होते हैं तभी ये बताए जाए, तो सीधे उन्नयन, उल्लास, उत्साह, साक्षात्कार, जगदीश, षटकोण, ये चीजें बताई जाती हैं। षटकोण को तो षटकोण ही लिखा जाता है, वो है षटकोण, षडानन होता है ना, षडानन, तो ष ट कोण, ष ट कोण, तो आधा हो तो षटकोण। ये षटकोण को देख लीजिए शुद्ध रूप से, षडानन कहते हैं, षट धन आनन, षटानन, षटानन को षडा हो जाएगा, ऐसे षटकोण। तो इनको अर्थ समझाने की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर ये हमको हल को यहाँ पर समझना है अर्थ की दृष्टि से। बाकी नहीं तो स्वतंत्र रूप से इनको शब्दों के रूप में ही ग्रहण करना ही समीचीन है, इतना ध्यान रखना है। जैसे ब्रह्मा है, चिह्न है, इनका भी प्रयोग हमको समीचीन होने पर स्पष्ट करना ही पड़ेगा। और ये चीजें जो हैं इनमें तो नीचे से लगेगा, मैंने बताया है आपको, ब्रह्मा में लगेगा, चिह्न में लगेगा, विद्वान में लगेगा, बुढ़ा में लगेगा। क्यों? उनमें पाई नहीं है, जिनमें ये पाई न हो। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जिसमें ये पाई न हो, ये वाला, ये जैसे तो पर होती है, ये लौ पर भी होती है, क पर होती है, ये पाई जिसमें नहीं होगी उसमें आपको जैसे दो पर लगाना पड़ेगा, दो में पाई नहीं है, ठीक है, हो पर लगाना पड़ेगा, हो में पाई नहीं है, तो उसमें तो आप यही लगाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। सरल है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें दिक्कत आएगी, सरल है। फिर भी कहीं पर व्याकरणिक दृष्टि से, बताने में शीघ्रता की दृष्टि से या विस्मृति से कहीं पर कोई कमी हुई हो, गलती हुई हो, तो मैं अपने विद्वान साथियों से, अध्यापक मित्रों से, विद्वान गुरुजनों से और अपने प्रिय छात्रों से क्षमा मांगते हुए उसमें सुधार की अपेक्षा सभी से करूंगा। सुधार अपेक्षित है, संभावनाएं अपार हैं, हम सभी ने मिलकर के इसको करना है। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी परमेश्वर से कामना है। नमस्कार।